Hello everyone. Today we are going to discuss about the second lecture of shaping of Earth geography chapter first and आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जनरली वेदरिंग इरोजन्स एंड रनिंग वाटर्स में आप देखेंगे डेल्टा का फॉर्मेशन मेंडर्स का एंड छोटे छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं वाटरफॉल्स के और एक थर्ड टॉपिक है हमारा एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन। तो तीसरा एक हो जाएगा। तो अब इसमें मोटा मोटा आपका 3 टॉपिक और बचेगा लास्ट के 3 और 4 3 या 4 टॉपिक बचेंगे। उसके बाद आपका जो शेपिंग ऑफ अर्थ कुछ करके चैप्टर्स है वो खत्म हो जाए। ठीक, तो इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हो गया है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने वेदरिंग से पहले का पार्ट बढ़ा दिया है। वेदरिंग थोड़ा सा लंबा होता है उस लेक्चर में, वो थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो गया था, इसलिए हम वेदरिंग इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है और हम आज स्टार्ट करेंगे जनरली वेदरिंग से। ठीक है, ये हमारा कुछ टॉपिक है। हम आज वेदरिंग, इरोजन, एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन एंड रनिंग वाटर में डेल्टा, मेंडर एंड वाटरफॉल्स के बारे में। ठीक है, ये हमारे कुछ 4 टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। कम से कम में समराइज करने का प्रयास करें। ठीक, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग जनरली ब्रेकडाउन को बोलते हैं। ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है किसी चीज का टूटना। टूटना का मतलब जैसे बहुत जो बड़े बड़े हमारे माउंटेन्स थे, वो क्या हुआ जब उनके ऊपर लगातार कंटिन्यूस या तो रेन बोल सकते हो या अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन का इफेक्ट पड़ा, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, क्लाइमेटिक वेदर का चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है और कुछ उसमें इन सब फैक्टर की वजह से कुछ वहाँ पे प्लांट्स का ग्रो हो जाता है जो तुम्हारे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं। जैसे तुम्हारा एल्गी हो सकता है, लाइकेन हो सकता है और तुम्हारा मॉजेस हो सकते हैं। इन सब प्लांट का ग्रो होने की वजह से उस माउंटेन्स के ऊपर वो धीमे धीमे क्या करते हैं, उस पहाड़ को धीमे धीमे तोड़ने लगते हैं, वेदरिंग करने लगते हैं। धीमे धीमे पहाड़ टूटता जाएगा और लास्ट में वो वाटर फ्लो होते होते वाटर के, अगर मान लीजिए नदी ही उसके साइड से बह रही है, तो धीमे धीमे पत्थर को काटते एक छोटा सा सैंड के पार्टिकल्स के बराबर कर देगी। तो इसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है कोई लार्ज चीज, हैवी मास है, वो टूटते थोड़ा सा मतलब कई साल लगे, वो मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो टूटते गया इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, जो उसका एटमॉस्फेयर है उसके अराउंड, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे वो है उसके अराउंड इन्वायरमेंट चेंज होता गया। कभी टेम्परेचर ज्यादा है, कभी कम है, कभी पानी ज्यादा है, रेन हो रहा है, कभी हीट ज्यादा है, कभी ह्यूमिड ज्यादा है। इन सब की वजह से वो धीमे धीमे करता गया और लास्ट में सैंड का फॉर्म कर लेता है रिवर्स के अंदर। जो वो बालू देखते हैं नीचे, नदी उदी के नीचे जो बालू होता है वो कहीं पहले पहाड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम जनरली वेदरिंग कर देते हैं। इरोजन क्या होता है? इरोजन भी एक छोटा सा ही पार्ट है। इरोजन जनरली हल्का सा लिंक्ड है आपके वेदरिंग से ही। इसमें जैसे वहाँ पे हैवी मास चीजें क्या रहती है, इरोजन जनरली हम सॉइल का बोल देते हैं, किसी हैवी मास का भी हो सकता है। इरोजन का मतलब जनरली वो भी होता है कि किसी पर्टिकुलर चीजों का ब्रेकडाउन हो जाना या फ्लो हो जाने से। इरोजन ऑफ सॉइल आपने देखा होगा, बारिश के मौसम में जल्दी मिट्टियां कट जाती हैं, जहाँ घास नहीं, घास को मतलब इंग्लिश में उसको ग्रास बोलते हैं, जहाँ ये नहीं होता है तो जनरली ग्रास जो होती है ना वो प्रिवेंट करती है, वो मिट्टी के ऊपर एक सिल्डिंग का काम करती है। वो सिल्डिंग वजह से क्या होता है, जितने भी रेन वाटर ऊपर से आएंगे उसको होल्ड कर लेगी ग्रास, और नीचे जो उसके सॉइल, जो नीचे उसकी सॉइल के लेयर है उसको कटने नहीं देगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा है जगह पे जैसे बालू वाला इलाका है तो वहाँ क्या होगा, मिट्टियाँ कटती चली जाती हैं। आप देखे होंगे जैसे मान लो बाढ़ जब आती है, फ्लड आता है तो बहुत ज्यादा पानी भर जाता है नदी के आसपास, लेकिन तो जैसे ही बाढ़ कम होती है तो वहाँ का जो मिट्टियां हैं, जो बालू है उसके ऊपर से निशान बन जाते हैं। उसी को हम जनरली इरोजन बोलते हैं। अभी नदी किनारे जाकर कभी देखिएगा, वहाँ पे क्या होगा, मिट्टियां आपको ऐसे कटी हुई दिखेंगी, ऐसे बालू का जो रेत है ऐसे ऐसे ऊपर से जहाँ तक वाटर लेवल गया होगा फिर हटा होगा, ऐसे से कटा होगा। वहाँ क्या हो, जनरली वहाँ पे सॉइल इरोजन हो गया, मिट्टी बह के चली गई। ठीक, तो ये जनरली यहाँ पे लिखा गया, वो आप देखिए क्या प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन क्या है। पहला, लैंडस्केप शेपर, कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन एंड रीशेप अर्थ सरफेस। अच्छा, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कैसे हो रहा है? प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से ही हमारा लैंडस्केप जो शेपर बनता है। लैंडस्केप जानते हैं? लैंडस्केप क्या होता है? जैसे कहीं पतला सा रोड है और उसके बाद सब इलाका नीचे बहुत ज्यादा खाई है,
ठीक, मतलब रोड कोई जा रहा है, एक साइड पूरा एकदम इंक्लाइन की तरह, एकदम पूरा खाई की तरह है, वो लैंडस्केप फॉर्मेशन होता है, उसको लैंडस्केप बोलते हैं उसको। मतलब बहुत पतला सा रोड है, इधर पूरा एकदम डाउन है, मतलब ऐसे ऊपर की तरह एकदम रोड है, यहाँ पे मान लो ये रोड चल रहा है, ठीक, और ये पूरा एकदम इलाका पूरा खाई है, तो यानी लैंडस्केप बोला जाता है उसको। तो कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन एंड रीसेप अर्थ सरफेस का रीसेप भी फॉर्मेशन करता है तुम्हारा वेदरिंग की वजह से। कैसे, कहीं आप देख रहे हो कहीं माउंटेन था, माउंटेन हट के वहां रिवर हो गया, तो कहीं ना सेप वेरिएशन होता है, क्योंकि देखो सेप वेरिएशन हम कैसे देखते हैं, जो चीजें उठी हुई हैं उसको हम काट देते हैं, जो चीजें गड्ढे में उसको हम इमेजनरी एक लाइन मान लेते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, उसको सेप उसी को मिला के हम जियो बना देते हैं। तो कहीं कहीं अगर मान लो ये ऊपर नीचे कहीं चेंज हो रहा है वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, तो सेप साइज में भी डिफरेंस आ जाता है। पहला ये तुम्हारा हो जाएगा लैंडस्केप सेपर, ठीक। दूसरा हो जाएगा जियोलॉजिकल इम्पैक्ट, इससे क्या है, वियर डाउन माउंटेन्स, कर्व वैली एंड क्रिएट क्लिप्स एंड केव्स, गुफा का फॉर्मेशन करेगा, क्लिप्स का फॉर्मेशन करता है, ये इसका जियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वेदरिंग का, ठीक। फिर नीचे क्या आ रहा है आपका, कोलैबोरेटिव फोर्स क्या है, वर्क टुगेदर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बर्न मॉडर्न लैंडस्केप फॉर्मेशन कर देता है ये। लेकिन देखो ये जो जितने मैं तुमको बता रहा हूँ तीनों ना, ये ऊपर वाला पार्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अब एक चीज वेरिएशन करता चला हूँ, लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा ये आपको ज्यादा याद करना है, वही एग्जाम में लिख के आना, ताकि उसी से नंबर मिलेगा, ठीक। तो जैसे ऊपर वाला पार्ट था ना कि प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ये जनरल इंट्रो पार्ट था, ये तुम्हारा क्या था देख रहा होगा, जनरल तुम्हारा ये इंट्रो पार्ट है, ये तुम्हारा एक तरह से लेस इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, इसको अगर ना भी याद करो तो चलेगा। आपको मेन कहाँ से चलना है, यहाँ से, व्हाट इज वेदरिंग, पहले यही क्वेश्चन पढ़ने का, वेदरिंग क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही बन जाए। द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस डायरेक्टली ऑन साइट, उसी ऑन साइट पे, उसी एक ही जगह पे जब बड़ी बड़ी रॉक्स टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेदरिंग। की फीचर इसका क्या है, इन्वॉल्व्स नो मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल, इसका की फीचर एक है कि जो ब्रोकन मटेरियल पे वहां पे टूटेगा चीजें ना, वो कभी मूव नहीं कर, वो मूवेबल नहीं होती है। क्या लिखा है यहाँ पे, नो मूवमेंट। कैसे, जैसे मैं पूरा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल वेदरिंग, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, केमिकल नीचे, बायोलॉजिकल नीचे चला गया, मतलब मोटा मोटा ये समझो कि तुम्हारा वेदरिंग जो है, फिजिकली वेदरिंग कैसा है, ड्राइवन बाय द मैकेनिकल फोर्स लाइक टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एंड वाइंड। फिजिकली वेदरिंग किससे हो सकता है, फिजिकल वेदरिंग मतलब बाहरी बनावट, बाहर जो पार्ट होता है ना, जैसे मार्फोलॉजी बोलते हैं, मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहरी बनावट। एनाटॉमी का मतलब होता है अंदर का, जब तुम लंग्स को फाड़ उड़ के देखने लगो तो एनाटॉमी होता है, उस तरह फिजिकली हम बाहर की अपीयरेंस को देखते हैं, केमिकली थोड़ा सा इंटरनल कनेक्शन जोड़ देता है। तो फिजिकली का मतलब जब तुम कोई ये कभी तभी ड्राइवन होगा जब जैसे टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर की वजह से वेदरिंग हो रहा है, बाहर फ्रॉस्ट आ गई है उसकी वजह से वेदरिंग हो रहा है, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है उसकी वजह से वेदरिंग हो रहा है, ये तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा। केमिकल वेदरिंग जो होता है वो किससे होता है, इंटरनल मिनरल्स ऑफ रॉक, जो आपकी रॉक की कंपोजिशन है उसके चेंज होने की वजह से आपका केमिकल वेदरिंग होता है। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है, वेदरिंग पहली बात क्या है, वेदरिंग तुम्हारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट से टूट जाती हैं उसी एक ही जगह। ऐसा नहीं कि मान लो कोई बड़ी रॉक थी वो वहीं वहां टूट के कहीं और चली गई, ठीक है, वो मूवमेंट हो जाए उसका, वो नहीं, उसी साइड पे मान लो मान लो तुम जैसे हिमालय होता है, हिमालय पे वेदरिंग होती है, जो पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, वो फटते हैं, टूटते हैं, वेदर मतलब वो बड़े बड़े पार्टिकल्स उसके टूट जाते हैं, तो एक ही साइड पे हो रहे हैं, एक ही साइड का मतलब वही हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हिमालय घसक के कहीं वेदरिंग हो गया तो हिमालय घसक के चला गया, तमिलनाडु में चला गया, केरला में चला गया, ऐसा तो है नहीं कि वो अपना प्लेस ही चेंज कर दे रहा है, जगह तो नहीं चेंज कर रहा है वेदरिंग की प्रोसेस में। और फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग में जैसे बाहरी टेम्परेचर वाइंड और फ्रॉस्ट से होता है, बहुत तेज आंधी चल रही है, हवा चल रही है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फिजिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग तुम्हारे किसकी वजह से होगा, देखो यहाँ पे क्या है, इंटरनल मिनरल्स ऑफ रॉक, जो रॉक्स की अंदर की जो मटेरियल्स हैं उसकी वेरिएशन के होने की वजह से वहां पे हो जाता है केमिकल वेदरिंग, ठीक। अब हम आते हैं टाइप्स एंड आउटकम्स ऑफ वेदरिंग के। टाइप्स क्या प्रकार है और क्या उसके आउटकम होते हैं वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। केमिकल वेदरिंग में किसकी वजह से हो रहा था, ड्राइवन बाय द रिएक्शन विद वाटर, एयर, एसिड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अगर बोलेगा कि वेदरिंग कितने प्रकार का हो सकता है, तो फिजिकल हो सकता है, केमिकल वेदरिंग हो सकता है और तुम्हारा
बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकता है। फिजिकल वेदरिंग होने लगता है वाइंड एयर, वाइंड हो सकता है, फ्रॉस्ट हो सकता है और तुम्हारा टेम्परेचर हो सकता है। ये फिजिकल वेदरिंग बाहरी चीजों से चेंज। फिजिकल क्या है? वाइंड है, वाइंड है तुम्हारा, फ्रॉस्ट है और तुम्हारा टेम्परेचर है, ये तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग इंटरनल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स के अंदर कुछ रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, मिनरल के साथ, वो रिएक्शन करके करके क्या कर रहा है, अंदर से उसको खोखला बना रहा है, अंदर से उसको धीमे धीमे तोड़ रहा है, तो तुम्हारा केमिकल वेदरिंग हो जाएगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? कॉज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। प्लांट्स को तुम ध्यान रख सकते हो, मॉजेस, मॉजेस ध्यान रख सकते हो, और थोड़ा सा अपर लेवल का है, ध्यान रखना कि तुम्हारा वेदरिंग कर देता है। अब मोटा मोटा समझो, इतना तो आप इतना पार्ट हो गया ना। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग अभी स्टार्ट किया हमने। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। पहला चीज, यही पहले पॉइंट। और कहाँ टूटते हैं? उसी साइड पे टूटते हैं। दूसरी पार्ट, जो टूटते हैं उनका नेट मूवमेंट नहीं होता है। वो तो तुम देखते हो कि नदी के नीचे जो सैंड आ जाता है वो कैसे आता है, उस पहाड़ का पार्ट है, लेकिन वहां से कैसे चल के आ गया? इसका मतलब वेदरिंग में पार्टिकल से मूवमेंट हो रहा नहीं, वो रिवर जो फ्लो कर रही है उसकी वजह से आ जा रहा है। वो तो एक जगह इकट्ठा, मतलब कोई पार्ट टूटा वहीं जाके गिर जाएगा, लेकिन पानी उसको बहा के ले जा रहा है, इसलिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन वेदरिंग क्या है? बड़े बड़े रॉक्स स्मॉल में टूट गए, उसी साइड पे टूट रहे हैं, एक ही जगह पे, उसे वेदरिंग कहते हैं। इसमें पार्टिकल का नेट मूवमेंट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कैसा होता है? जिसमें वेदरिंग प्रोसेस होती है किसकी वजह से? वाइंड की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, या कोई टेम्परेचर चेंज की वजह से। केमिकल वेदरिंग हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो तुम्हारे माउंटेन का है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, डिपोजिट वाटर्स हैं, उनमें कुछ रिएक्शन हो जाएंगे, तो केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग किससे होता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग तुम्हारी होती है प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब्स की वजह से। प्लांट में जैसे मॉजेस, ये क्या करेंगे? उस प्लांट उसके ऊपर ऐसे मतलब ग्रो कर जाएगा और धीमे धीमे उसकी क्या कहते हैं, उसके पार्टिकल्स को धीमे धीमे तोड़ते चला जाएगा, तो उसकी वजह से वेदरिंग होती चली जाएगी। तो 3 प्रकार की वेदरिंग: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये बता दिया। और वेदरिंग क्या होता है ये बता दिया। इतना ही लिख के आना है, ठीक। रूट एक्शन: growing plant root physically wedge into the rock cracks and split into parts। अब बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो बायोलॉजिकल वेदरिंग जो प्लांट की वजह से होता है वो कैसे होता है। तो रूट का एक्शन होता है, तो होता है ना, जो प्लांट जो होता है वो धीमे धीमे ग्रो करेगा और अपने रूट से उसको तोड़ देता है, वही है यहीं पे उसको पॉइंट में लिखा हूं मैं, रूट एक्शन। रूट एक्शन ऑफ प्लांट इन बायोलॉजिकल वेदरिंग बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, उसकी जो रूट होंगी वो धीमे धीमे उसको बढ़ती जाएंगे और जो पत्थर है उसको फाड़ देंगी, पूरा अब फाड़ देंगी तो उसके जो पार्टिकल्स है स्टोन के वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये रूट एक्शन रहता है तुम्हारा इसके अंदर बायोलॉजिकल वेदरिंग बाय प्लांट्स की वजह से। क्रूशियल आउटकम क्या है? डायरेक्टली शेप द अर्थ सरफेस एंड ड्राइव द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी का फॉर्मेशन भी वेदरिंग की प्रोसेस से ही होता है। बहुत सालों साल तक वेदरिंग होती गई, फिर जाके तुम्हारा कहीं मिट्टी बना। सॉइल का फॉर्मेशन भी तुम्हारा वेदरिंग है। तो मोटा मोटा क्या करना, अभी एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे कुछ दिया है तुमको, कुछ फिगर बताएं, फिर बता रहा हूँ। मोटा मोटा वेदरिंग समझो। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स या हिमालय क्या करते हैं, धीमे धीमे डिग्रेड होते, धीमे धीमे टूटते हैं, धीमे धीमे टूटे चले जाएंगे और स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे और उसी एक साइट पे होंगे, इसे वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग में जो पार्टिकल टूटता है उसका नेट मूवमेंट नहीं होता है। तो तुम पार्टिकल देखते हो नदी के फ्लो की वजह से वो पार्टिकल वहां आ जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी, वेदरिंग के 3 प्रकार के वेदरिंग होते हैं: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग किसकी हो सकता है? वहां के नॉर्मल उस साइट पे टेम्परेचर चेंज, वाइंड चेंज और फ्रॉस्ट की वजह से। केमिकल वेदरिंग किसकी वजह से होगा? केमिकल वेदरिंग तुम्हारे हो जाएगा उस जो तुम्हारा चट्टान है, तुम्हारा जो हिमालय है या माउंटेन है, उसके जो अंदर केमिकल कंपोजिशन है वो वाटर से रिएक्ट कर लेगा, और दूसरा जो भी केमिकल कंपोजिशन होगा वो आपस में रिएक्ट करके उसको अंदर से डिग्रेड करेंगे, फिर केमिकल वेदरिंग कहलाएगा। और तुम्हारा थर्ड पार्टिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग प्लांट, एनिमल्स और माइक्रोब की वजह से हो जाएगा। जैसे प्लांट की वजह से कैसे, प्लांट में मॉल्स की वजह से कैसे होता है, तो रूट एक्शन होता है। प्लांट कैसे होता है? जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा उसकी रूट उसमें और अंदर घुसते चले जाएंगे और धीमे धीमे उसको पूरा एकदम फाड़ देंगी। फाड़ने की वजह से क्या होगा, उसके जो रूट के जो माउंटेन जो पार्टिकल्स हैं, स्टोन पार्टिकल्स हैं, नीचे गिर जाएंगे। ऐसे भी वेदरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के वेदरिंग हो गए। व्हाट इज वेदरिंग, इतना ही आपको मोटा मोटा वेदरिंग के बारे में चाहिए। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल हीटिंग एंड कूलिंग वाटर, वाइंड एंड आइस एक्सपेंशन, ये क्या है? तुम्हारा फिजिकल का पार्ट है, इसे बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग। जैसे देखो फिजिकल वेदरिंग, इतना बड़ा पार्टिकल्स था, अब इतना छोटा हो गया, यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो गया। ये कोई मूर्ति थी, ठीक,
केमिकली सब्सटेंस इन एयर एंड रेन की वजह से क्या हुआ, धीमे धीमे डिग्रेड करते चली गई। और डिग्रेडेशन वाले यहाँ इस मूर्ति में देखो, इस प्लेस पे इसका हाथ है लेकिन यहाँ पे गायब हो गया है। तो ये क्या है, तुम्हारा केमिकल अंदर से कंपोजिशन चेंज हुआ, टूट गई मूर्ति। ठीक। तीसरा देखो बायोलॉजिकल प्लांट और एनिमल्स से कैसे हो रहा है, देखो ये प्लांट इसके ऊपर आ गया है। ठीक। अब धीमे धीमे इसको तोड़ रहा है और तोड़ते तोड़ते क्या हुआ, देखो छोटा हो गया एकदम। देखो स्टोन इतना बड़ा था, इतना बड़ा स्टोन इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम बोल देंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। प्लांट में अगर प्लांट पूछेगा तो प्लांट की वेदरिंग कैसे हो रहा है, तो रूट एक्शन वही पूछेगा। ठीक। इतना आपका मोटा मोटा आपका वेदरिंग है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, इसके इरोजन। व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या है? इरोजन देखो इसे क्या लिखा गया आंसर। इरोजन में जनरली किसी चीजों का ब्रेकडाउन नहीं होगा, एक चीज से एक जगह से दूसरी चीज मूव कर दें, उसे इरोजन बोलते हैं। जैसे इरोजन क्या है, देखो इसमें जितना भी ये वाला पार्ट है, टाइप्स ऑफ, ये अगर ना दिया तो अगर चलेगा, यहां से ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर देख लीजिए, फिगर थोड़ा सा। इरोजन क्या है? वेयर अवे एंड मूव सरफेस मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से, सिंपल सा लैंग्वेज क्या है, एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह पे मूव कर रही है, उसे हम इरोजन बोल देते हैं। ठीक। नेचुरल इरोजन क्या है? ड्राइवन बाय वाटर, वाइंड, आइस और ओशियन वेव्स। वाटर, आइस और क्या है, वाइंड और ओशियन वेव, ये तुम्हारे एजेंट हैं इरोजन की। इरोजन के एजेंट पूछा जाएगा कि इरोजन क्या होता है। इरोजन जनरली क्या होता है, किसी चीज का मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक जगह से कहीं और चला जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट क्या बोलते हैं, उसे जनरली क्या बोल देते हैं, इरोजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? इरोजन। क्योंकि थोड़ा सा लैग आ गया इसमें। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट का हम क्या बोलते हैं, जनरली इरोजन बोल देते हैं। ठीक। इससे कुछ नेचुरल एजेंट्स हैं, जैसे तुम्हारा नेचुरल एजेंट्स में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाइंड हो सकता है और तुम्हारा आइस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? वाटर, वाइंड, आइस और ओशियन वेव। ये तुम्हारे किसके किसके एग्जांपल हैं? ये तुम्हारे इरोजन के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? इरोजन। एग्जांपल नहीं, नेचुरल एजेंट्स जो इस इरोजन को कर रहे हैं, मतलब इरोजन इसकी इसी वजह से होता है। जैसे मान लो बारिश ज्यादा हो गई तो मिट्टी कट जाती है, वो तुम्हारा वाटर इरोजन हुआ। सॉइल का इरोजन किससे हो गया? तुम्हारा कौन सा एजेंट था? वाटर था। कौन सा? रेन वाटर हो गया। और जैसे वहां पे वेदरिंग हुई तो जो पार्टिकल्स टूटे वो आके तुम्हारे नदी में मिल गए, तो वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो गया, यहाँ से कहीं और, मतलब कहीं वहां पे दूसरे स्टेट का था वो पार्टिकल्स किसी और स्टेट में आ गया, तो ये भी एक प्रकार का स्टोन इरोजन हो सकता है। ये किसकी वजह से हुआ? तो वाटर हो गया। तो वाटर तुम्हारा क्या हुआ इसमें? एजेंट हो गया। तो एजेंट है, नेचुरली एजेंट है इसके। किसके एजेंट है? आपके इरोजन के। इरोजन के कितने कितने एजेंट हो गए? वाइंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, तुम्हारा आइस हो सकता है, तुम्हारा ओशियन वेव हो सकता है। ये जनरली तुम्हारे क्या होगा? इरोजन के एजेंट हो। की डिफरेंस क्या है? इन्वॉल्व्स मूवमेंट अनलाइक वेदरिंग व्हिच ब्रेक डाउन मटेरियल ऑन साइट। इसमें क्या होगा? की डिफरेंस क्या है? इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन वेदरिंग में उस साइट पे मूवमेंट नहीं होता। मेजर डिफरेंस यही है वेदरिंग और इरोजन में। वेदरिंग में W से और इरोजन को E से। मेजर जो डिफरेंस है, वेदरिंग में पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो नहीं होता, और इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। पार्टिकल मूवमेंट अकर। इरोजन के अंदर पार्टिकल मूवमेंट होता है उसी साइड पे, वेदरिंग के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता उसी साइड। ये एक ही उसका मेजर डिफरेंस है। ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इरोजन। इरोजन क्या था? किसी चीज का मूवमेंट, किसी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को बोलते हैं इरोजन। इरोजन के एजेंट क्या है? वाइंड, वाटर, रेन, वाइंड, वाटर, रेन और तुम्हारा ओशियन वेव और आइस। ऐसे ये सब इसके जनरली एजेंट्स हैं। और इसमें दोनों में, इरोजन और वेदरिंग में जो तुम्हारा की डिफरेंस आ जाता है वो क्या है?
की डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? वही है कि वेदरिंग के अंदर पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट उसी साइड पे नहीं होता, लेकिन इरोजन में पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट उसी साइड पे हो जाता है। टाइप्स ऑफ इरोजन: वाटर इरोजन, वाइंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन एंड कोस्टल इरोजन। वाटर इरोजन सिंपल सा बात है, अगर पानी की वजह से इरोजन हो रहा है तो वाटर इरोजन हो जाएगा। वाटर इरोजन किसकी वजह से हो रहा है? देखो इसमें जनरली रिवर, रेनफॉल, पावरफुल ओशियन वेव। वाटर इरोजन तुम्हारे रिवर, रेनफॉल और पावरफुल ओशियन वेव की वजह से हो जा रहे हैं। वाइंड इरोजन किससे होता है? तो ड्राई सैंड एंड डेजर्ट एनवायरनमेंट की वजह से हो जाता है। वाइंड का इरोजन मतलब वाइंड एक जगह से मूव कर जाती है वहां। हाईली कॉमन इन ड्राई, सैंडी एंड डेजर्ट एनवायरनमेंट। डेजर्ट एनवायरनमेंट में एक जगह से सैंड मूव कर जाती है दूसरी जगह, तो तुम्हारा वाइंड इरोजन हो गया। ग्लेशियल इरोजन में क्या है? मूवमेंट ऑफ आइस शीट स्क्रीप लैंड एंड कैरी हैवी रॉक्स। जैसे ग्लेशियर में अलग वहां से मतलब हिमालय साइड का जो ग्लेशियर वो टूट के कहीं और बह के चला जाता है, तो ग्लेशियर इरोजन हो गया। कोस्टल इरोजन जो हमारी कोस्टल साइड से, मान लो ये हमारा इंडिया है, इंडिया का जो ये वाला एरिया होता है जो नदी के पास वाला होता है, इसे हम बोलते हैं कोस्टल, तट वाला एरिया कोस्टल एरिया बोल देते हैं। कंटिन्यूअस सी वेव वियर अवे शोर लाइन रॉक्स एंड बीचेस। जो वहां पे कोस्टल एरिया होती है, नदी की जो साइड बैंक ऑफ द रिवर होती है, वहां पे भी कभी मतलब कभी नदी बढ़ रही है, घट रही है, तो उसकी वजह से भी वहां पे सैंड का मूवमेंट होता रहता है। सी वियर अवे शोर लाइन रॉक्स, जहाँ पे साइड में बैंक ऑफ द रिवर में जो रॉक्स होते होंगे, पार्टिकल्स होते होंगे, उनका मूवमेंट कभी नदी में, कभी यहाँ पे, कभी नदी में, कभी यहाँ पे, तो ये भी तुम्हारा एक तरह से कोस्टल इरोजन हो गया। मतलब कोस्टल बार बार तुम्हारा चेंज कर रहा है। ग्लेशियर में ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर चेंज हो जा रहा है तुम्हारा। वाइंड में तुम्हारा वाइंड की वजह से ड्राई सैंड्स जो तुम्हारे हैं डेजर्ट एरिया में वो उनका मूवमेंट हो जा रहा है। तुम्हारा वाटर इरोजन में रेनफॉल और हैवी ओशियन वेव की वजह से तुम्हारा वाटर इरोजन हो जा रहा है। ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ इरोजन। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा है अंडरस्टैंडिंग इरोजन। इतना है, पीछे ऊपर वाला पार्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, अगर इसको ना भी जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब अलग से टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक है कि अंडरस्टैंडिंग इरोजन। इरोजन में थोड़ा सा और समझते गए। द कोर प्रोसेस वियर अवे एंड ट्रांसपोर्ट सरफेस मटेरियल टू न्यू लोकेशन। थोड़ा सा और अलग से समझा जा रहा है कि इरोजन और क्या है। इरोजन क्या है? जनरली बड़े बड़े पार्टिकल्स या कोई पार्टिकल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तुम्हारा इरोजन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और अलग तरीके से बताया जा रहा है कि किसी भी वियर अवे ट्रांसपोर्ट सरफेस मटेरियल टू न्यू लोकेशन, कोई सरफेस मटेरियल है उसको उठा के कहीं और लेके चला गया, इसे हम इरोजन बोलते हैं। क्रिटिकल डिफरेंस क्या है वेदरिंग और इरोजन में? पहले बताया। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग में पार्टिकल्स टूटेंगे लेकिन ऑनसेट उसी मूवमेंट पे, उसी साइड पे उसका मूवमेंट नहीं होगा। इरोजन में पार्टिकल्स टूटेंगे या पार्टिकल्स नहीं टूटते। इरोजन में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, मतलब एक ही साइड पे होगा, एक ही साइड पे काम हो रहा है, लेकिन वहां से पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। वेदरिंग में ऐसा नहीं होता। नेचुरल ड्राइविंग फोर्स पावर्ड एक्टिवली बाय वाटर, वाइंड, आइस और वेव्स। ये जनरल तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, या ऐसे बोल सकते हो ड्राइविंग फोर्स या एजेंट्स हैं इरोजन के। वही बाद में फिर से मैंने वही लिखा गया, देखो जो ऊपर लिखा गया था वही, ये तुम्हारे एजेंट्स हैं। एजेंट्स ऑफ इरोजन क्या है? वाटर है, वाइंड है, एयर है, हैवी ओशियंस हैं जो तुम्हारे इरोजन के पार्ट है। कहीं वाइंड इरोजन लिखा है, हवा से हो रहा है, किस जैसे तुम्हारा सैंड एरियाज में हो रहा था। और वाटर इरोजन तुम्हारा रिवर और रेनफॉल की वजह से हो जा रहा है। तुम्हारा ग्लेशियर इरोजन ग्लेशियर के टूटने की वजह से हो जा रहा है। तुम्हारा जो तुम्हारा एक और पार्ट है ना, कौन सा? कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन जो बैंक ऑफ द रिवर में जो पार्टिकल्स है उनका बार बार चेंजमेंट हो जाना, वो भी तुम्हारा कोस्टल इरोजन है। तो किसकी वजह से हो जा रहा है? वो तुम्हारे जनरली रिवर की वजह से हो रहा है। कोस्टल तुम्हारा चेंज हो रहा है ना हमेशा, वहां के पार्टिकल्स पानी में, पानी के पार्टिकल्स ऊपर, तो तुम्हारा कोस्टल बार बार चेंज हो रहा है। एजेंट तुम्हारा वाटर हो जाए। ठीक। मेजर फॉर्म्स ऑफ वाटर, अलग अलग कुछ और फॉर्म्स है इरोजन के, जैसे वाटर, वाइंड, ग्लेशियर एंड कोस्टल। वही दोबारा रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा वैसे करके वही पॉइंट फिर रिपीट हो रहे हैं। वाटर तुम्हारे रेन की वजह से हो सकता है, फ्लोइंग रिवर्स एंड वेव्स। वेव्स मान लो हवा तेज चल रही है तो उसकी वजह से वाटर का मूवमेंट होने लगता है। तुम्हारा फ्लोइंग रिवर है तो उसकी वजह से वाटर इरोजन हो रहा है, वाटर यहाँ से उठ के वहां कहीं जा रहा है। रेन ज्यादा बारिश होगी तो नदी का पानी बढ़ता है, तो नदी का पानी बढ़ता है, जब वाटर लेवल बढ़ता है तो हाई से लो की तरफ फ्लो कर जाता है, तो वाटर इरोजन का पार्ट हो गया। वाइंड में मोस्ट कॉमन इन ड्राई सैंड एंड डेजर्ट लैंडस्केप, जहां बहुत ज्यादा रेगिस्तान है वहां की एक की हवा, मतलब जो बहुत ज्यादा सैंडी एरिया, वहां की जो एयर्स हैं वाटर के हवा की वजह से वो सैंड पार्टिकल्स उठ के कहीं से और कहीं का कहीं और चला जाता है। ये तुम्हारा
वाइंड इरोजन हो जाएगा। ग्लेशियर इरोजन में मूवमेंट ऑफ आइस मास, ग्लेशियर ही कट के कहीं और मूव करके तो तुम्हारा ग्लेशियर हो जाएगा। कोस्टल हो जाएगा तुम्हारा शोर लाइन या जो बैंक ऑफ द रिवर उनके पार्टिकल्स का चेंजमेंट हमेशा वाटर तुम्हारा वहां पे रिवर का वाटर एजेंट हो जाएगा, उसका चेंजमेंट तुम्हारा कोस्टल रीजन का वाटर। तो उसी को दोबारा बताया गया। ये थोड़ा सा अगर वो वाला नहीं आता ये थोड़ा सा इजी था, इसको याद कर सकते हो, वो उससे थोड़ा सा इजी है, छोटे में दिया गया है। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ में थोड़ा सा और आगे है इम्पैक्ट ऑफ इरोजन। इरोजन के कुछ और इम्पैक्ट्स दिए गए हैं। अब इरोजन क्या है देख लिया, इरोजन में कितने टाइप्स हैं, उसके क्या क्या वेरिएशन है, वाइंड वाटर और ग्लेशियल है, कोस्टल है, ये सब देख हो गया। अब हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ इरोजन, मतलब इरोजन की वजह से क्या हो जा रहा है। डुअल नेचर, साइमल्टेनियसली क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्टिव अर्थ फीचर, कुछ अर्थ फीचर्स को भी खत्म कर देता है। जैसे अब जो तमिलनाडु साइड जो ट्रीज होते हैं वहां पे क्या होता है, जनरली वो उनका प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होता रूट से, तो अगर वहां पे ज्यादा वाटर का फ्लो हो जाए तो वहां पे हैवी लॉस ऑफ प्लांट्स का हो जाएगा, प्लांट्स हमारे नदी में बह के उखड़ के चले जाएंगे, तो वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाता है, सॉइल इरोजन वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा जो बैंक ऑफ द रिवर प्लांट होंगे। तो ये जनरली ये सब इनके इम्पैक्ट है, इरोजन के इम्पैक्ट है, इसकी वजह से हो रहा है। मान लो कहीं बहुत बड़ा एरिया था, वहां पे इतना रेनफॉल हो गया कि सारी जो वहां पे सॉइल थी वो कट के कहीं और बह के चली गई, गड्ढा हो गया पूरा बीच में, तो भी एक इम्पैक्ट हो जाएगा कि तुम्हारा जो अपने मतलब तुम्हारे जो अपने खेत में जो बड़ा सा लैंड था उसमें जो भी तुम्हें ऑर्गेनिक मैटर मिला होगा सब कट कट के इधर हो गया होगा, अब तुम्हारा जो लैंड है वो इनफर्टाइल भी हो सकता है। तो सब मेजर इसके इम्पैक्ट है। और क्या है, ह्यूमन डिस्टरप्शन क्या है, ह्यूमन डिस्टरप्शन डायरेक्टली अल्टर लैंडस्केप सपोर्टिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लिवलीहुड, ये इतना इंपॉर्टेंट आपका जनरल समझो। इम्पैक्ट ऑफ इरोजन से क्या होगा, हैबिटेट लॉस भी करती है और तुम्हारा एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, और तुम्हारा जनरली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी इम्पैक्ट होता है इसका। वाटर के मूवमेंट की वजह से तुम्हारा फ्लड भी कॉज कर सकता है, और ज्यादा इरोजन हो गया, वाटर वाइंड का इरोजन हो गया तो तुम्हारा स्टॉर्म आ सकता है, बहुत ज्यादा वाटर का हो गया तो फ्लड आ सकता है, ओशियंस का हो गया तो सुनामी आ सकती है, तो बहुत सारा चीजें जनरली ये सब इम्पैक्ट आपको इसमें पूछे नहीं जाएंगे, थोड़ा मोड़ा पूछा जाएगा, थोड़ा जाना बहुत हैवी इम्पैक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर पे है, लैंड बेस पे है, और पॉपुलेशन पे है, और प्लांट पे है, इन्वायरमेंट पे है, ये सब इम्पैक्ट बोल सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एग्रीकल्चर स्ट्रिप फर्टाइल टॉपसॉइल लीडिंग टू रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स। सोशियो इकोनॉमिक कुछ कॉन्सिक्वेंस मतलब सोशली तुम्हारा इकोनॉमिक चीजें हैं उनमें क्या और इम्पोर्टेंस है या क्या और इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखो। एग्रीकल्चर में मान लो अगर इरोजन हो गया सॉइल का, मैंने बोला ना कि इरोजन का इफेक्ट सॉइल पे देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर में भी इम्पैक्ट उसका देखने को मिलेगा। अगर टॉप लेयर जो फर्टाइल थी वो हट जाए तो तुम्हारा जो खेत है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। मान लो जितने तुमने खाद और जो भी कुछ ऑर्गेनिक चीजें मिलाते हो मान लो तुम मिला दिए, अब इरोजन हो गया, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल, तो तुम्हारा जो ऊपर का लेयर है फर्टाइल वाला हट के किसी और में चला जाएगा, तो तुम्हारा फिर तुम्हारा जो लैंड है वो जो तुम्हारा खेत है फिर से इनफर्टाइल हो गया, लेस फर्टाइल हो गया। कोई बोल रहा है तुम्हारे क्रॉप यील्ड्स को रिड्यूस कर सकता है अगर ज्यादा इरोजन हो गया। तो इरोजन को रोकने के लिए जनरली किसका यूज करते हैं, जनरली हम ह्यूमस जिसे हम खाद बोलते हैं ना उसका यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा क्या करता है ना कि वो हल्का सा बाउंड्री बना देगा तुम्हारे खेत के ऊपर, उसमें अगर फैला दोगे तो उससे क्या होगा तुम्हारा जितने भी वाटर लॉसेस है उसको प्रिवेंट हो जाएगा। कोस्टल रिवर कम्युनिटीज वासेस एनी लैंड्स होम्स एंड क्रिटिकल रोडवे, मान लो जो कोस्टल एरिया है वहां ज्यादा इरोजन हो गया तो वहां पे जितने भी साइड जो जितने भी कोस्टल एरिया में जितने भी पॉपुलेशन होगी वो सब गायब हो सकती है, बहुत ज्यादा इरोजन हो जाएगा तो वहां के जो जितने रोड हैं वहां पे जितने जो तटीय क्षेत्र हैं जो एकदम कोस्टल एरियाज पे हैं वो गायब हो सकते हैं सब अगर ज्यादा वाटर इरोजन हो रहा है। इंडस्ट्री मान लो बहुत जो कोल्स माइनिंग वाले होते हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं जो पानी का यूज करके जो डैम बनाते हैं जनरली, अगर वहां पे वाटर इरोजन ज्यादा होगा तो हमारा डैम भी ब्रेक कर सकता है। तो यही इसका कुछ सोशल इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो जाता है इरोजन का। मान लो अगर वाटर इरोजन हो गया बहुत ज्यादा हो गया तो तुम्हारा डैम फैम तोड़ ताड़ बाहर हो जाएगा, तुम्हारा पावर प्लांट भी डूब सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, समझ गए। लेजर एंड कॉमर्स डिस्ट्रॉय बीचेस रिवर एंड क्रिपिंग टूरिज्म एंड फिशिंग, जैसे मान लो बहुत ज्यादा अगर इरोजन होगा तो सुनामी भी क्रिएट कर सकता है, फ्लड भी क्रिएट कर सकता है,
तो जितने भी फिशिंग पे डिपेंडेंट ट्राइबल पीपल हैं वो कैसे फिशिंग करेंगे? अब कहीं एकदम सुनामी आ जाए तो उसमें फिशिंग करेंगे? सुनामी आएगी तो फिशिंग करेंगे, जाके मछली मारेंगे? ऐसा तो कर ही नहीं सकते। जितने भी रिवर्स सॉरी बीचेस हैं जो तुम्हारे कोस्टल एरिया वाले, अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तुम्हारा टूरिज्म खत्म हो जाएगा, जो वहाँ पे घूमने आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। कौन जाएगा वहाँ पे? हमेशा सुनामी आ जा रही है। तो ये सब इसके सोशल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस नहीं उसके वो बोल सकते हो डिसएडवांटेज है। किसके? इरोजन के। ठीक, समझ गए? हम थोड़ा सा और आते हैं, हाउ एजेंट्स चेंज लैंडफॉर्म्स। कैसे जो एजेंट्स हैं, कुछ जैसे मैंने एजेंट ने बताया कि मान लो अगर वाटर इरोजन है, अब वाटर इरोजन हो रहा है तो जैसे सैंड का मूवमेंट इधर से उधर हो जा रहा था, तो वाटर वो सॉरी वाइंड की वजह से तुम्हारे सैंड का मूवमेंट हो रहा है, तुम्हारा एजेंट वाइंड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जितने भी तुम्हारे वाइंड था, वाटर था, रेन था, ये सब तुम्हारे क्या थे? जनरल तुम्हारे एजेंट्स हैं, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। रनिंग वाटर इरोड्स रॉक सॉइल फ्रॉम वैली टू प्लेन। रनिंग वाटर, वाटर भी तुम्हारा क्या है? एक तरह से एजेंट है सॉरी इरोजन का, जो तुम्हारे बड़ी बड़ी चट्टाने सॉइल्स को घाटी से ले जाके प्लेन एरिया में फेंक देती है। जैसे गंगा, गंगा कहाँ से आती है? गौमुख, वहां गंगोत्री से उठ के आती है उत्तराखंड के गंगोत्री एक प्लेस है वहां से, उसमें भी एक्यूरेट पॉइंट गोमुख से आती है। वहां जब आती है तो हिमालय से जितना सब कचरा फचड़ा होता है सब आके प्लेन में डंप कर देगी। और उसी दोनों के फॉर्म गंगा यमुना जहां से अपना वाटर जहां मिला देती है ओशियन बे या बंगाल में, वही बनता है सुंदरबन डेल्टा। जितना कचरा फचड़ा जाके वहां पे सब जगह कचरा फचड़ा उठा के ले आएगा वहीं डंप कर देगी। इसलिए क्या होता है, हर जगह का फर्टाइल इनफर्टाइल चीज सब वहां पे जाके मिक्स हो जाती है। इसीलिए डेल्टा पार्ट डेल्टा होता है वो ज्यादा बहुत ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है, वहां खेती हो सकती है डेल्टा के ऊपर। अगर अभी आगे आएगा वो ग्लेशियर्स क्या है? ग्लेशियर भी तुम्हारा एजेंट था, वो क्या करेगा? स्क्रैप एंड कैरी मटेरियल्स कर्विंग डिस्टिंक्ट यू शेप वैली। जैसे तुम्हारे जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो यू शेप वैली का फॉर्मेशन, ऐसे वाली यू शेप बोलो वी शेप बोलो, तो वैली का फॉर्मेशन करते हैं। कहीं टूट गया ग्लेशियर था से बन गया वैली, बीच से जा रहा है, अगल बगल पहाड़ है। वाइंड, वाइंड भी तुम्हारा एक एजेंट है। एजेंट ध्यान रखना, भले वो सब पॉइंट में आता है, पॉइंट वो क्लिक कर जाएंगे कि ग्लेशियर होगा तो ग्लेशियर में क्या ग्लेशियर टूटा, वी शेप वैली बना दिया। पॉइंट सैंड का मूवमेंट कर रही थी तो वाइंड इरोजन होगा, तो वाइंड तुम्हारा एक एजेंट ही है। वाटर, हाँ वाटर अगर ज्यादा फ्लो कर जाएगा डैम टूट सकता है, हाँ एग्रीकल्चर लॉस कर सकता है, प्लांट की पॉपुलेशन लॉस कर सकती है, इंडस्ट्री टूट सकती है। हाँ ये तुम्हारा क्या वाटर वाइंड का इरोजन है। कोस्टल एरिया में बीचेस खराब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो तुम्हारा किसका कौन सा इरोजन होता है? कोस्टल इरोजन। ये सब लिंक करेगा, लेकिन एजेंट याद रखना बहुत जरूरी है। वाइंड में क्या होगा? शेप डेजर्ट्स, जो डेजर्ट है उनका शेप चेंज हो सकता है। कहीं का उठ के कहीं का उठा के कहीं लेके चला डंप कर दे, पता चला इधर उठा के यहाँ पहाड़ बना दिया। अलग अलग पार्टिकल्स इधर से भी बहुत सारे से घूम घूम के हवाएं चल रही हैं, पता चला सारे पार्टिकल्स इकट्ठा करके ऐसे ऐसे बना दिए कोन, अब बन के धीमे धीमे इकट्ठा होते होते माउंटेन बन गया। इसका शेप डेजर्ट कभी प्लेन तुमको नहीं दिखेगा, ऊपर नीचे कभी देखोगे तो एकदम नीचे धंस जाएगा, कहीं एकदम गड्ढा, कहीं एकदम ऊपर ऊंचा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे वाइंड जो है ना, वाइंड इरोजन की वजह से ऐसा हो रहा है। सैंड पार्टिकल्स का मूवमेंट, एजेंट तुम्हारा वाइंड है। सी वेव्स, सी वेव्स को बताइए दिया, सी वेव्स अगर हो जाएगा, सी वेव्स इरोजन हो रहा है, तुम्हारे जो कोस्टल एरिया वाले बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी उनकी। बीचेस में जो लोग चश्मा लगा के ऐसे घूमते हैं, वैसे जब ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, बीच में जाके घूमते हैं ऐसे ऐसे ना, चश्मा लगा के घूमते रहते हैं, तो वही नहीं करेंगे, तुम्हारा टूरिज्म बेकार हो जाएगा। जो चश्मा लगा के घूमते उसे नहीं आएंगे, फिर कहेंगे भाई साहब वहाँ कौन जाएगा, वहाँ हमेशा कोस्टल एरिया कोस्टल वो हो जा रहा है, इरोजन ही हो जा रहा है, बार बार वहाँ पे वाटर आ जा रहा है, पता चला हम ही वहाँ पे ह्यूमन का इरोजन होने लगेगा, अभी वहाँ पे वही नहीं करेंगे। ग्राउंड वाटर का डिसॉल्व रॉक लाइक लाइमस्टोन टू क्रिएट केव्स एंड सिंक होल्स। ग्राउंड वाटर का भी इरोजन होता है। मान लो तुम्हारे जो जैसे यहाँ पे ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इसके नीचे भी पानी जा ही रहा होगा, पानी का फ्लो हो रहा है, तभी तुम जब यहाँ पे अपना जो समर जो तुम्हारा जो हैंडपंप वाला सिस्टम होता है, वो वाटर को अंदर पाइप ऐसे अंदर जाती है, तो वहां से नीचे से वो ग्राउंड वाटर में टच जाता है, तो पानी निकाल लेते हो बाहर चला के मोटर, ठीक। तो कहीं ना कहीं इस धरती के नीचे कहीं ना कहीं ऐसा पानी का तो फ्लो हो ही रहा है नीचे, ग्राउंड वाटर तो नीचे चल ही रहा है। मान लो कहीं ऐसा इलाका है जहाँ पे ग्राउंड वाटर हल्का से ऊपर आ गया, तो वहां पे सिंक होल्स बन जाएंगे, बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे, तो भी तुम्हारा क्या है, ग्राउंड वाटर इरोजन। मतलब ग्राउंड वाटर की वजह से, ग्राउंड वाटर तुम्हारा एजेंट होगा, इसकी वजह से सिंक होल्स या गुफा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे केव बोलते हैं।
और एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। तो मोटा मोटा समझ के एजेंट क्या क्या था, वाइन था, वाटर था, एयर था, और तुम्हारे फ्रॉस्ट भी हो सकते हैं, स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं, तुम्हारे ग्राउंड वाटर भी हो सकते हैं, तुम्हारे सी वेव्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे। बस इसमें एजेंट याद रहेगा तो आगे जो बताया उसको सुन लोगे एक्सप्लेनेशन, तुरंत लिंक करेगा वहां पे कि हाँ मैंने इसमें यही बताया था। ठीक, अब हम एक बात करेंगे इसमें आगे थोड़ा सा, अल्टीमेट इंपैक्ट क्या है इसका, इरोजन का। कंटिन्यूअस लेवलिंग सॉरी, कंटिन्यूअस लेवलिंग क्या है, दीज एजेंट कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई लैंड बाय लोअरिंग हाई एरिया फिलिंग अप टू द लोअर एरिया। अल्टीमेट इंपैक्ट क्या है, जहां चीजें भरी हैं, बहुत ज्यादा उठी हुई हैं, उसको तोड़ के बराबर कर देगा, और जो चीजें एकदम बराबर है तो उसको उठा भी सकता है। जैसे तुम सैंड दे सकते हो, तुम्हारे जो सैंडी एरिया होते हैं, जो बालू एरिया जहां जाता है, वहां पे देखते हो जमीन ऊपर नीचे होती है, पूरा माउंटेन देख लो उतना हाई था, उसको तोड़ के प्लेन में मिला दिया। तो जनरली क्या हो रहा है, ऊंचा हुई जो जो चीजें ऊंची हैं, जो चीजें बहुत बड़ी हैं, उसको तोड़ के बराबर कर दे रहा है, या फिर जो सैंड में दे सकते हो, जो चीजें एकदम प्लेन है उसको गड्ढा कर दे रहा है तो ऊपर कर दे रहा है। तो ये तुम्हारा अल्टीमेट इंपैक्ट है। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस लेवलिंग करना। इरोजन का जो मोस्ट इंपैक्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस लेवलिंग करना। मतलब कोई चीजें उठ रही है तो उसको दबा देगा, कोई चीज बड़ी है तो उसको दबा देगा, उठा देगा, उसको जो दबी हुई है उसको उठा देगा, जो उठी हुई है उसको दबा देगा। तो कंटिन्यूअस लेवलिंग करता रहता है इरोजन, इसी का मेजर इसका इंपैक्ट होता है। ठीक है, ये भी सॉरी एक पॉइंट लिख सकते हो कि कंटिन्यूअस लेवलिंग एक भी तुम्हारा पार्ट है किसका, इरोजन का। अब एक पार्ट आता है तुम्हारा एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन। अलग अलग क्या ग्रेडिएशन है, ग्रेडिएशन क्या क्या है अलग अलग देखो। कोऑर्डिनेशन, नेचुरल फोर्सेस दैट लेवल एंड स्मूथ द अर्थ सरफेस ओवर टाइम। अच्छा, जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं वो क्या करती है, हमेशा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर इन सभी को क्या करते रहती है, हमेशा चेंज करते रहती है। जैसे इसका इम्पैक्ट तुम, इसका एग्जांपल तुम इरोजन भी दे सकते हो, वेदरिंग भी दे सकते हो। वो क्या करेगी, वेदरिंग और इरोजन से क्या होगा, चीजें हमेशा चेंज होती रहेंगी। मतलब जो बड़ी है, जो मतलब जो गड्ढे में है उसको उठा देगी, जो बड़ी है उसको दबा देगी। तो हमेशा ये कंटिन्यूअस लेवलिंग का काम करती रहती है। ठीक, 3 स्टेप एक्शंस क्या है, दे वर्क कंटिन्यूअसली टू वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट। चाहे तुम्हारा इरोजन हो, चाहे तुम्हारा वेदरिंग हो, चाहे जितने भी मैंने अभी नेचुरल फिनोमेना बताए हो, उनका 3 स्टेप एक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया गया, एकदम ब्लैक हेडिंग में दिया गया है। 3 स्टेप ये याद रहना ही चाहिए। पहला वियर डाउन, दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड तीसरा डिपोजिट। वियर डाउन मतलब समझ सकते हो कि तोड़ देना, उसको डाउन कर दो, जो बड़ा है उसको डाउन करो, जो नीचे है उसको उठाओ। इसको, इस प्रोसेस को मान सकते हो तुम वियर डाउन कर दिया। उसके बाद जो बड़ा है उसको वियर डाउन करो और तोड़ दो। तोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट के बाद क्या करना है, डिपोजिट कर देना कहीं ले जाके। यही 3 मेजर फैक्टर। पहला वियर डाउन करेगा, तोड़ेगा, वेदरिंग करेगा, इरोजन करेगा। उसके बाद दूसरा ट्रांसपोर्ट कर देगा, कहीं लेके जाएगा। तीसरा ट्रांसपोर्ट करने के बाद कहीं ट्रांसपोर्ट होकर डिपोजिट कर देगा। ये 3 फैक्टर्स, वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट। वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिट, 3 मेजर इसके इम्पैक्ट या एक्शंस बोल सकते हो नेचुरल फिनोमेना के, जो तुम्हारे कंटिन्यूअस लेवलिंग करते हैं। पहला वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट। प्राइमरी इवेंट वही सब आ गया, तो फिर से रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वाइंड, वेव्स, ग्राउंड वाटर है, तो बार बार हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बता ही दिया पीछे क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे रिवर कोर्स लैंडफॉर्म्स के बारे में। रिवर कोर्स लैंडफॉर्म्स, 3 स्टेप मैकेनिज्म, रिवर शेप, लैंडस्केप लाइक इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अब तुम्हारा जो रिवर था वो भी तो एजेंट का पार्ट है, इरोजन या वेदरिंग का एजेंट ही था। तो क्या करेगा, वो इरोजन कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वही सेम आ गया, फिर से तोड़ दे, ट्रांसपोर्ट कर दे, डिपोजिट कर दे। अपर कोर्स, स्टीप ग्रेडियंट, वी शेप वैली। रिवर जनरली वी शेप वैली फॉर्मेशन कर सकती है, वाटरफॉल भी करा सकती है, दोनों काम कर सकती है। रिवर का क्या करती है, अगर रिवर अपर कोर्स पे, मतलब रिवर का मतलब फ्लो कर समझते हो, जैसे मान लो ये पहाड़ था ऐसे, ठीक है, समझो रिवर का फ्लो देखो कैसे हो रहा था। रिवर कैसे, पता है रिवर यहाँ पे क्या लिखा है, रिवर कोर्स लैंडफॉर्म, मतलब रिवर की वजह से क्या क्या लैंडफॉर्म, जमीन की अलग अलग फॉर्म कैसे बन जा रहे। ये पहाड़ था, मान लो यहाँ से, यहाँ से रिवर आई, रिवर ऐसे बहती चली गई, बहती चली गई, बहती चली गई, बहती चली गई,
बढ़ती चली गई और यहाँ आके प्लेन में मिल गई और एकदम नॉर्मल हो गया, स्पीड इसका लो हो गया। तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे अपर कोर्स, ये वाला अपर कोर्स, जिसमें बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट होता है, जिसमें भी शेप वैली का फॉर्मेशन होता है। ऊपर से गिरेगी, मान लो यहाँ एक और वैली है तो ये भी शेप की वैली बना देगी और यहाँ से पानी ऐसे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। मिडिल कोर्स में इसकी ये मिडिल कोर्स है, इसे बोलेंगे वाटर का मूवमेंट का मिडिल कोर्स। और जो एकदम नीचे वाला पार्ट है उसे बोलेंगे लोअर कोर्स, ये वाला। इसमें डिक्रीजिंग एनर्जी, इसकी एनर्जी घट जाएगी वाटर की। मिएंडरिंग, फॉर्मिंग, ऑक्सबो लैग्स एंड फ्लड प्लेन्स, ये ध्यान रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सबो लैग, मिएंडर्स और जितने भी फ्लड प्लेन्स आते हैं वो कहाँ बनते हैं, एकदम स्टीप अपर कोर्स में या मिडिल कोर्स में। तो मिडिल कोर्स में, क्योंकि वहां पे स्पीड उसकी घटती है तो ये सब फॉर्मेशन हो जाता है। जो लोअर कोर्स में है उसमें एकदम ही स्पीड कम हो जाएगी, तो जो पार्टिकल्स वो लेके जा रही है। तो लोअर कोर्स में एक ही ध्यान रखना, लोअर कोर्स डिपोजिट, हम खत्म। लोअर कोर्स डिपोजिट, अपर कोर्स ऐसे लिंक कर लो, अपर कोर्स मतलब वेयर डाउन, दूसरा मिडिल कोर्स का मतलब ट्रांसपोर्ट, तीसरा लोअर कोर्स का मतलब जब एकदम पानी स्पीड एकदम कम हो जाएगा तो डिपोजिट। जैसे यहां से वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है तो वाटर के तीन लैंडफॉर्म रिवर की वजह से तीन लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है। पहला अपर कोर्स से स्टार्ट होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, ऐसे आराम से पानी गिरेगा, मान लो पर्वत से गिर रहा है या पहाड़ से गिर रहा है पानी अगर, तो ऐसे नीचे वाटर आराम से गिरेगा, फास्ट एकदम रेनफॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसे यहाँ पे दिया गया तुम्हारा वाटरफॉल बोल दो या वी शेप फॉर्मेशन। मान लो दो पहाड़ों के बीच में से पानी गिर रहा है झरने की तरह, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे वी शेप वैली का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब मिडिल वाले पार्ट पे इसे बोलेंगे स्टीप ग्रेडियंट, यहाँ पे अपर कोर्स है, इस पार्ट को अपर कोर्स बोलेंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बीच वाले पार्ट में एनर्जी कम है, तो ट्रांसपोर्ट करेगा तो और क्या कर सकता है इसमें, और इसमें तुम्हारा क्या कर सकता है, हाँ मिएंडर, ऑक्सबो लैग और स्मॉल पॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। मिडिल वाले में एनर्जी कम है, देखोगे नदी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मूव करने लगती है, ये मिएंडर वाले में। ऐसा तो नहीं देखो कि तुम पहाड़ के ऊपर नदी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मूव करेगी, ठीक। तो ऊपर अपर कोर्स, लोअर वाले में तुम्हारे मिएंडर, ऑक्सबो लैग और स्मॉल पॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर देगी बीच वाले में जब एनर्जी कम होगी मिडिल वाले में। और तीसरा लोअर कोर्स में एनर्जी एकदम कम होती है तो जो भी उसके पास पार्टिकल होता है उसको डिपॉजिट कर देगी। बस ये तीन पार्ट है रिवर को लैंडफॉर्म। इसके बाद आता है ग्लोबल सिग्निफिकेंस। इसका एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, ह्यूमन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, द रिवर डायनेमिकली डायरेक्टेड सपोर्ट ग्लोबल एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड डाइवर्स इकोसिस्टम। रिवर का जो ग्लोबल सिग्निफिकेंस में अगर बात करें तो ह्यूमन और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में रिवर डायनेमिक्स डायरेक्टली सपोर्ट ग्लोबल एग्रीकल्चर, ये हमारे मोटा मोटा एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती है। मान लो अगर पास से कहीं नदी जा रही है, ठीक, तो वहां से तुम अपना वाटर ड्रेन करके बैराज सिस्टम या डैम के सिस्टम से तुम अपने खेत में यूज कर सकते हो, तो तुम्हें वाटर की स्कैर्सिटी नहीं होगी, पहला चीज। दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पानी है बहुत, मतलब रिवर बही जा रही है तो वहाँ कुछ ट्राइबल्स पीपल हैं वो आराम से अपना रह सकते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है वो आराम से नदी के पास रह जाएंगे। ज्यादा लोग प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ पर रहने से आपको इजिली वाटर मिल जाएगा तो आप आराम से फूड अपना बना सकते हो, ठीक। ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है। और डाइवर्स इकोसिस्टम, वाटर जहाँ रहेगा वहाँ बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम होगा, वहाँ पेड़ पौधे सब कुछ आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे क्योंकि उनको वाटर ड्रिंक करना होता है, तो एक बढ़िया सा इकोसिस्टम होता है। ये सब ग्लोबल सिग्निफिकेंस। अब हम देखेंगे कि वाटर की वजह से फॉर्मेशन क्या हो रहा है। वाटर भी तो आपका एजेंट था एक, वाटर फॉर्मेशन की वजह से लैंडफॉर्म्स क्या हो रहा है। अ वर्टिकल ड्रॉप वेयर रिवर फ्लो over a steep cliff, river location formed exclusively in upper course of the river system. Differential erosion क्या है, upper hard rock layer successfully resist the water erosive force. Sudden drop क्या है, underlying soft rock layer wear away rapidly create to plunge. वाटर वाला सेम तुम्हारे किसकी सिमिलर थोड़ा सा है, जो ऊपर वाला बताएं रिवर वाला, क्योंकि रिवर में क्या है, रिवर अलग कोई पार्ट है क्या, उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि रिवर के अंदर सैंड मूव करता है, पानी रहता है, तो रिवर के अंदर तो वाटर ही मूव करता है ना, पानी। तो वही जो रिवर काम कर रही है वही वाटर काम कर रहा है,
उसमें जनरली रिवर के अंदर क्या है, पानी ही है ना, पानी ही है ना उसमें रिवर के अंदर, तो जो काम पानी करेगा उसी प्रॉपर्टी रिवर ले लेगी। तो इससे हम कॉपी पेस्ट है इसमें कि भैया जब ऊपर रहेगी एकदम तो अपर कोर्स बोलेंगे, बीच वाले को बोलेंगे मिडल वाला, और थर्ड पार्ट को बोलेंगे लोअर, जहां थर्ड पार्ट में डिपोजिट करेगी, और मिडल वाले में जनरली वो मेंडर्स ऑक्सबोर्ड लाइक इन सबका फॉर्मेशन करेगी, और जो तुम्हारा पीछे वाला पार्ट था उस पर स्टीप ग्रेडियंट हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो जनरली रेनफॉल या बोल सकते हो झरना का फॉर्मेशन कर लेगी, या बहुत ज्यादा हाई स्पीड वहां पे रहता है तो वी से वैली का फॉर्मेशन कर लेगी। ये तीन इसके पार्ट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल से क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पानी की क्या क्या जरूरत पड़ जाती है वाटरफॉल से, जो ऊपर से झरना की तरह गिरता है पानी बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर से, उसका क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, इकोनॉमिक ड्राइवर्स, अट्रैक्ट ग्लोबल टूरिस्ट, पहले इंपॉर्टेंट पार्ट, बूस्टिंग ग्लोबल लोकल बिजनेस, दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रीजनल रेवेन्यू, तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जहां से वाटरफॉल हो रहा है वहां पे हो सकता है ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर ले, बाहर के लोग घूमने चले आए, बूस्टिंग लोकल बिजनेस, वहां पे लोकल बिजनेस भी कुछ खुल सकता है, स्विमिंग के लिए बना दें ऐसा कुछ, रीजनल रेवेन्यू, बहुत तो कहेंगे अरे यहाँ तो ऊपर से झरने पे से पानी आ रहा है, कहाँ से पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है, ये कोई भगवान ही हो सकते हैं, जो रीजनल रेवेन्यू की तरह काम करता है, तो कुछ लोग पूजा वूजा करने चले जाएंगे उसकी, ठीक। तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक ड्राइवर्स। क्लीन एनर्जी, फॉलिंग वाटर जनरेट क्लीन एंड रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्लीन एनर्जी कैसे, क्लीन एनर्जी फॉर्म में कैसे यूज हुआ, हम इसमें वाटर जो फॉल हो रहा है वहां पे कुछ मोटर वोटर लगा के डैम पानी उसका होल्ड करके हम ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकते हैं, जहाँ पे वाटर एनर्जी हो के फिर वाटर की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, ठीक। आउटडोर रिक्रिएशन क्या है, प्रोवाइड आइडल लोकेशन फॉर एक्टिंग, ट्रेकिंग, हिकिंग एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स। हाँ बहुत ज्यादा लोग पानी झरने ये ऐसे फोटो से खचा खचा करने लगते हैं, ऐसे फोटो खिंचाने लगेंगे, तो इसके लिए यूज होता है ये, आप मतलब ये तुम बोल सकते हो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स की वजह से यूज होता है, उतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। पहला क्या था तुम्हारा इकोनॉमिक में, जैसे तुम्हारा लोकल बिजनेस, ग्लोबल टूरिस्ट और रीजनल रेवेन्यू ये वाला कर सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा सकते हो पॉइंट में, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरफॉल में आएगा, तुम बोला ना ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्ट करेंगे, और तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बना सकते हो, रीजनल रेवेन्यू है, और क्या इसमें लोकल बिजनेस से यूज हो सकते हैं, ये 4-5 पॉइंट ले लेना मैक्सिमम, खत्म। कोई देखो नीचे भी लिखा है रिलीजियस एंड लोकल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने, तो ये 4-5 पॉइंट लिख लेना, वाटरफॉल में आएगा तो क्या लिखोगे, पहला लिखोगे तुम ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, लोकल बिजनेस बना सकता है, रीजनल रेवेन्यू और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो सकता है, और भी कुछ लिखना है तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी, बस ये हो जाएगा तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरफॉल्स। अब हम आते हैं रिवर एंड मियंडर्स, रिवर मियंडर्स, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है तुम्हारा, मियंडर्स का फॉर्मेशन क्या है और उसमें ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है। लूप फॉर्मेशन, रिवर इरोड्स आउटर बैंक्स एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स ऑन इनर बैंक टू क्रिएट लार्ज लूप्स। रिवर क्या करती है, धीमे धीमे इरोड्स करती है बैंक एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स, मतलब जहां से चीजों को उखाड़ के लेकर आएगी अलग अलग जगह से डिपॉजिट कर देगी, कहीं वहां कहीं यहाँ, कुछ चीजों को उखाड़ेगी कहीं लगा देगी, कहीं का उखाड़ कहीं और लगा देगी, तो ऐसे क्या करेगा एकदम लार्ज लूप थोड़ा सा क्रिएटेड हो जाता है। कैसा लूप क्रिएट हो जाता है, लूप कैसा कैसा लूप, इनर बैंक, जो इनर बैंक होता है ना, इनर बैंक है जो डिपॉजिट सेडिमेंट ऑन इनर बैंक होते हैं वो थोड़ा सा लार्ज लूप क्रिएट करते हैं। कैसे देख सकते हो कि ये नहीं वेरीफाई कर सकते जो यहाँ पे सॉइल है वो कहाँ की सॉइल है, ये थोड़ा सा लार्ज लूप क्रिएट करके लार्ज लूप को लिंक करता है। लार्ज लूप का मतलब जो वहाँ पे सैंड का पार्टिकल सा डिपोजिशन है तुम उसको उठा रहे हो देख रहे हो, तो अगर टेस्टिंग करोगे तो इसका पार्टिकल उसको वहाँ कहीं और किसी और का भी स्टेट का बताएगा, क्यों बताएगा, क्योंकि वहां से तो रिवर वहां से चीजों को उठा कर लेकर आ रही है, तुम्हें दे रही, वहां से उठा कर लेकर आ रही, कहाँ कहाँ का उठा के लिए कहाँ दे रही तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तो ये थोड़ा सा लार्ज लूप बोलते हैं इसको। एग्रीकल्चर वैल्यू भी है, फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट अलोंग द लूप क्रिएटेड प्राइम एंड हाईली प्रोडक्टिव फार्मिंग कंडीशन, जैसे डेल्टा होता है जनरली, सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, बहुत ही फर्टाइल है, क्यों फर्टाइल है कि सब चीजें अलग अलग जगहों का जो भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सब उठा के मुझे एरिया से प्रोसेस कर दिया लास्ट में लोअर कोर्स में, बहुत फर्टाइल एग्रीकल्चर भी बढ़िया है। सेटलमेंट पार्टनर्स, ह्यूमन टाउन्स, विलेजेस,
वो क्या था? वो ये था कि जैसे लूप का फॉर्मेशन क्या समझे कि जो रिवर है अलग अलग जगहों से चीजों को उठा के लेकर आ रही है, तुम्हारे सॉइल्स में डिपोजिशन कर दे रही है। मान लो किसी का खेती है, वहां से जा रहा है, उसके अगल बगल से जा रही है, तो कहीं का मिट्टी उठा के कहीं का फर्टिलाइजर उठा के कहीं दे रही है। तो थोड़ा सा लार्ज लूप क्रिएट करता है। ठीक। दूसरा, एग्रीकल्चर वैल्यू में देखेंगे तो फर्टाइल सॉइल डिपोजिट अलोंग द लूप्स क्रिएटेड प्राइमरी एंड हाईली प्रोडक्टिव फार्मिंग कंडीशन को बेटर कर देता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका सुंदरबन डेल्टा, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल माना जाता है, क्योंकि देश विदेश का कचरा उठा के वहीं लाके डंप कर देती है रिवर हमारी गंगा यमुना। ठीक। सेटलमेंट पैटर्न्स भी कुछ यहाँ पे हो जाते हैं, जहाँ पे जनरली मेंडर्स फॉर्मेशन होता है, ऑक्सबो लैक होता है, तो लोग वहाँ पे धीमे धीमे ट्राइबल पीपल सेटल कर लेते हैं, वहाँ पे अपना रहने लगते हैं, पानी का यूज करते हैं, खाना बनाते रहते हैं अपना। ठीक। रिसोर्स यूटिलिटी में देखोगे तो क्रॉप इरिगेशन में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में यूज हो रहा है, और लोग इरिगेशन में यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं अलग, कहीं कहीं एक विलेज से कहीं और दूसरे विलेज में वाटर वहीं से ट्रांसपोर्ट हो जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज हो रहा है। ठीक। फोर्थ पार्ट में इसका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा बेसिक चीजें था, ये जो मेंडर्स का यूज या इम्पैक्ट जो ह्यूमन उसके ऊपर किए, वो जो बेस्ट एग्जाम, मतलब तुम्हारा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। द ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड एनीकट कहाँ पे है? एक प्लेस है कोई, वो वहां पे उसका नाम है कालानाई। क्या है इसका नाम? कालानाई। ठीक। कालानाई, कालानाई जो तुम्हारा है ना, ये ग्रैंड एनीकट कोई प्लेस है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे एक मेंढर का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है मेंढर्स का। मेंढर क्या है? जनरली जो यस शेप मूवमेंट तुम्हारे रिवर का होता है, उसी को बोलते हैं। तो उस मेंढर को ऐसा काहे उस मेंढर का नाम यहाँ पे आ गया? तो यहाँ पे क्यों नाम आया? डेल्टा में सुंदरबन डेल्टा का नाम कहाँ आता है? क्यों? ज्यादा फर्टाइल है। और ये जो तुम्हारा कलानाई वाला है, कहाँ पे? द ग्रैंड एनीकट तमिलनाडु में। उसका नाम क्यों यहाँ पे आ रहा है मेंढर का? क्योंकि उसका सब लोग यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दुनिया में मेंढर है, लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, या इसका यूज नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस मेंढर का यूज इसलिए होता है तमिलनाडु में, क्योंकि प्राइमरी एग्जाम्पल है किसके लिए? प्राइमरी एग्जाम्पल किसके लिए पता है? ये हार्नेसिंग द राइज ऑफ इरिगेशन। तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्नेसिंग रिवर फॉर इरिगेशन। इस मेंढर, जनरली ये रिवर ही है, रिवर के ऐसे मूवमेंट को बोल देते हैं मेंढर्स। जनरली हम मेंढर का यूज कर रहे हैं वहां पे तमिलनाडु के अंदर इरिगेशन के लिए। इसलिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। और जगह भी मेंढर्स लोग नहीं यूज करते हैं, या उसका यूज नहीं करते, या यूज नहीं कर पा रहे हैं, उतना टेक्नोलॉजी वो सब सिस्टम नहीं है कि उसको वाटर का मूवमेंट इधर कर पाए। और जगह पे जहाँ पे भी होगा ये, या लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे टूरिज्म ही बना दिए होंगे, यूज नहीं करते होंगे, वहाँ वाटर अवेलेबल होगा। लेकिन तमिलनाडु में जो यहाँ तुम्हारा ग्रैंड एनीकट दिया गया कोई प्लेस है, जहाँ पे काला नाई वाला सिस्टम है, काला नाई जो तुम्हारा मेंढर है, वहाँ पे वहाँ उस मेंढर का वाटर लोग यूज करते हैं अपने इरिगेशन के लिए। ठीक। अब हम फिगर थोड़ा देखते हैं, मेंढर का फिगर क्या। अगर मान लो डायग्राम में तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया कि मेंढर और देखते हैं मेंढर का, जो कि एनसीईआरटी में छोटा सा फिगर दिया गया मेंढर्स के बारे में, उसको देख लेते हैं क्या है। मेंढर जनरली क्या होता है? मेंढर इज अ वाइडनिंग कर्व और बेंड्स इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स ऑफ द रिवर फाउंड टू द लेटरल इन्वर्जन एंड डिपोजिशन। साइड साइड में जो चीजें, मान लो रिवर ऐसे एस शेप ले रही थी, इसको एस शेप को मूवमेंट को बोलते हैं मेंढर। ये एस शेप बन कैसे रहा है? क्योंकि ये जो ऐसे घुमा, इस वाले पार्ट का कुछ लेटरल इरोजन हुआ, और इधर वाले पार्ट का कुछ डिपोजिशन हुआ। इधर का इरोजन, इधर का डिपोजिशन, इधर का इरोजन, इधर का डिपोजिशन, इसलिए एस शेप ऐसे घूम जाती है। और इसी एस शेप मूवमेंट को ही हम बोल देते हैं क्या? इसको मेंढर बोल देते हैं। ठीक। यहाँ पे कुछ दिए गए, और ऐसे मेंढर का मूवमेंट हो रहा है वाटर का, इसमें कुछ पार्ट ऐसे बाहर आ जाता है, कुछ वाटर का पार्ट, वाटर बॉडीज कुछ बाहर में आके कहीं गड्ढे में से इकट्ठा हो जाती है, उससे बोल देते हैं ऑक्सबो लैक। बस। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देख सकते हो, छोटा सा जो बनाया गया है यहाँ पे कोने में इसे बोलते हैं ऑक्सबो लैक। स्टीप बैंक, ये देखो स्टीप बैंक है, थोड़ा सा झुका हुआ है, बेंड स्टीप बैंक है। ये तीसरा नंबर तुम्हारा ये जो बह रहा है, ये रिवर है। ये थर्ड नंबर तुम्हारा रिवर है। फोर्थ नंबर बार बोला जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक। मोटा मोटा तो ये पूछ सकता है ऑक्सबो लैक क्या, स्टीप बैंक क्या, रिवर तो रिवर जानते ही। मेंढर क्या होता है? जनरली यस शेप, या समझ सकते हो वाइंडिंग कर्व और बेंड। वही वाइंडिंग कर्व बेंड बोलो, या यस मूवमेंट बोल दो, बात एक ही मतलब है। सिंपल लैंग्वेज समझो, यस शेप मूवमेंट या
हाँ, यस शेप मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू द lateral deposition and lateral erosion and deposition is known as meander. Meander क्या है? What is meander? Meander is a special movement of river in terms of yes say due to the lateral erosion and deposition. साइड से इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन, उसी की वजह से यस शेप बन जा रहा है, उसे बोलते हैं meander। ठीक, आगे चलो। अब लास्ट है इसका पार्ट, रिवर एंड डेल्टा फॉर्मेशन सिग्निफिकेंस। रिवर डेल्टा कैसे फॉर्मेशन करते हैं? सुंदरबन डेल्टा है तो बेस्ट एग्जांपल है, बहुत फर्टाइल है। कैसे फॉर्मेशन करते हैं? रिवर अपने अपर कोर्स से, मिडिल कोर्स से, फिर लोअर कोर्स में आती है, स्पीड एकदम कम हो जाता है, सभी चीजों को जहां से कचरा कचरा उठाई जाती है सबको लाके एक जगह डिपोजिट कर जाती है, जो डिपोजिट करती है उसी को बोलते हैं डेल्टा। फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्म एट द रिवर माउथ वेयर सेडिमेंट एक्युमुलेट इन द डिस्टिंक्ट ट्रायंगुलर और फैंसी, या तो ऐसे बन जाएगा या फैन से, वैसे पंखे की तरह ऐसा, ऐसे फैन से बन जाएगा। ये क्या है? जनरली वो पार्टिकल्स हैं जो कहीं और माउंटेन्स पे थे, वो घींच घाच के आ गए यहाँ पे। फॉर्मेशन इनका ऐसे ही होता है रिवर्स के माउथ पे। ठीक, अभी फिगर दिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर अबंडेंस पे उससे क्या होता है? बहुत ज्यादा रिच होता है। कौन सी सॉइल? बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा फॉर्मेशन में कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल, बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत फर्टाइल होती है, इससे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। मेकिंग देम एक्सपेंसिवली फर्टाइल फॉर हैवी डिमांड क्रॉप राइस और जूट। ये दोनों ऐसे क्रॉप है जो तुम्हारे डेल्टा एरिया में लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। राइस और जूट सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से पार्ट, कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा क्रॉप है जो डेल्टा एरिया में होता है? राइस और जूट। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हैवी एलुवियल सॉइल का डिमांड है, बस। एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी में देखोगे तो फ्रेश सैलिन वाटर है, तो बहुत ज्यादा एक्वाटिक लाइफ, फिशिंग इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है डेल्टा। आप भी जाओ डेल्टा के ऊपर जाओ, सुंदरबन डेल्टा, और साइड साइड में ऐसे ही लेके अपना फिशिंग करते रहो। सोशल हब में आराम से नेविगेबल है, आराम से वाटर एंकर लगा के आप बोट को अपना इधर उधर घुमा सकते हो। नेटवर्क के लिए है, वाटर ट्रांसपोर्ट लाइन से भी यूज होता है, बीच में अपना प्लेस है, आप लेकर आए अपना सामान, डेल्टा पे डंप कर दिए, रख दिए, फिर गए लेकर आए, यहाँ से उठाओ अपने घर लेके चले। सीट की हेल्प से, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे पर्टिकुलर लेके आ रहे जा रहे। ठीक, इन्वायरमेंटल रिस्क भी कुछ इसके, हाईली ससेप्टेबल टू सर्फ फ्लडिंग थ्रेटनिंग ह्यूमन लाइफ स्ट्रक्चर एंड लोकल इकोनॉमिक्स। हो सकता है डेल्टा का फॉर्मेशन तो हो गया, ये तुम्हारा फ्लड कॉज भी करता है। मान लो अगर डेल्टा बीच में फॉर्मेशन हो गया तो रिवर का वाटर तो ऐसे आएगा और बीच से निकल जाएगा इस डेल्टा के। जो इकोनॉमिक्स रिस्क थे, इकोनॉमिक्स नहीं, इन्वायरमेंटल रिस्क, उसमें क्या था कि ये फ्लड कॉज कर सकता है, हैवी मास में वाटर डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा का एरिया बहुत लॉन्ग हो जाता है, ऐसे डिपॉजिट करेगा बहुत हैवी हो जाएगा, तो इसके साइड से वाटर जाएगा, मतलब हैवी मास आ जाएगा, तो साइड की जो एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स हैं या एग्रीकल्चर फील्ड है, तुम्हारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, वो सब इफेक्ट हो सकती हैं, तो ये तुम्हारा फ्लड भी कॉज कर सकता है। अब फिगर देख लो इसका, क्या है तुम्हारा डेल्टा, क्या है मेंडर। ये जो डिपॉजिट फिगर है जो तुम्हारे डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा और किसका है, आइसलैंड्स और कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में ये फिगर है, आप देख सकते हैं इसको। ये है तुम्हारा वेस्ट बंगाल में, ठीक, ये वेस्ट बंगाल का है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा फॉर्मेशन ऐसे हो सकता है, इस फिगर को बेसिस से आप देख सकते हैं। बनाना होगा तो इसके थोड़ा प्रैक्टिस कर देंगे तो बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में जो पार्ट्स बचे गए हैं उसको हम देख लेंगे। ठीक, कल मेजर चैप्टर आपका खत्म भी हो जाएगा। ठीक, तो कल आपका नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है इसका ज्योग्राफी का, उसको डिस्कस किया जाएगा, या तो फिर हिस्ट्री का पार्ट या तो फिर इकोनॉमिक्स, अल्टरनेट देख लिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।